नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास सोर्सेज ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानव अधिकार हैं उनका स्रोत या उनके सोर्सेज क्या है। या हम इसको दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई इंटरनेशनल संस्था के पास कोई ह्यूमन राइट का केस आता है तो वो जब उसको डिसाइड करेगी तो वो सोर्सेज कहाँ से लेगी, है ना कहीं से वो जो कोर्ट है ह्यूमन राइट्स को लेगी कि भाई देखिए आपके केस में ये सिचुएशन है पर ये प्रोविज़न जो है ये कुछ कहती है ह्यूमन राइट्स की, तो वो जो प्रोविज़न है जो वो जो लॉ है वो कहाँ है। तो उसी को कहा गया है कि जो स्रोत है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का वो कहाँ है। तो इसके लिए सबसे पहले है हमारे पास इंटरनेशनल ट्रीटी या अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ जो होती हैं, ठीक है। इसको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज की श्रेणी में रखा गया है। इसमें आप जानते हैं कि मल्टीलेटरल ट्रीटी होती हैं जिसमें बहुत से देश इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो रीजनल स्तर पे हों चाहे वो इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हों, और जो भी देश उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या उसमें हिस्सा लेते हैं उन पर वो लागू होती हैं। और उसमें बहुत सी प्रोविज़न होती है जिसमें कहते हैं कि रेटिफिकेशन होता है, साइन होता है, या इस तरह की प्रोविज़न होती है। यानी कि आप अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ जो हैं उनको ह्यूमन राइट जो कि इंटरनेशनल फील्ड में है उनका सोर्स कह सकते हो। इसमें आप उदाहरण के लिए यूएन का जो चार्टर है उसको शामिल कर सकते हो, और उसमें बहुत सी पीस, सिक्योरिटी, इक्वालिटी की ये सब बातें की गई हैं, और जो भी देश उसको मानते हैं चाहे वो स्टार्टिंग में थे चाहे वो लेटर ऑन जुड़े हैं उन पर एक तरह से उसकी जो बातें मानने का दबाव होता है। इसी तरह से रीजनल ट्रीटीज या क्षेत्रीय संधियां जो है जिसमें कि यूरोपियन कन्वेंशन आती हैं, अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, अफ्रीकन चार्टर और ह्यूमन राइट एंड पीपल्स राइट। अब यहाँ पर यूरोपियन चार्टर है तो यूरोप की कंट्रीज के लिए है, और इसी तरह से अफ्रीकन चार्टर है अफ्रीका की कंट्री के लिए, और अमेरिकन चार्टर है अमेरिकन की कंट्रीज के लिए। और ये सब जो है वो लीगली बाइंडिंग है, यानी कि वो कंट्री जो इनको साइन करती है जिनको कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट भी कहा जाता है उन सब पर ये बाइंडिंग होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और रीजनल यानी क्षेत्रीय लेवल पर इस तरह की संधियां या ट्रीटीज जो हैं वो क्या हैं, वो सोर्स हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट का। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है दोस्तों इंटरनेशनल कस्टम, यानी कि इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी ट्रेडिशन कंट्रीज फॉलो करती हैं या जो रीजनल ग्रुप करते हैं या ग्रुप ऑफ द कंट्री करती हैं या 2 या 3 4 जितनी भी कंट्री हों, अगर वो फॉलो करती हैं किसी ऐसे कस्टम को जो कि ह्यूमन राइट का जो फील्ड है उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, तो वो भी एक तरह से सोर्स माना जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का। कस्टम के बारे में हम कह सकते हैं कि ये इस तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि स्टेट जो होती हैं वो फॉलो करती हैं, और ये इम्प्लाइडली होती हैं, यानी कि वो एक्सप्रेसली कोई ऐसी कंसेंट नहीं देती हैं अपने आप में। जो कोई एग्रीमेंट साइन करती हैं या ट्रीटी साइन करती हैं, दे आर जस्ट फॉलोइंग, वो ऐसे ही प्रैक्टिस को फॉलो करती हैं जो कि बाद में कस्टम बन जाते हैं। अगर हम देखें तो बहुत से ह्यूमन राइट्स जो हैं वो इसी तरह से इमर्ज हुए हैं या इसी तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए हैं। नेक्स्ट सोर्स है हमारे पास इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट या अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज कह लीजिए या पत्र कह लीजिए। इनमें डिक्लेरेशंस, रेजोल्यूशन, रिकमेंडेशंस हो सकती हैं। इनमें यूडीएचआर जो है वो प्रमुखता से आता है, जिसको कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यानी कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक जो है वो घोषणा है। और अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर जितने भी राइट्स हैं वो मेनली आपको ह्यूमन राइट्स के फील्ड में भी देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें तेहरान की कॉन्फ्रेंस भी आती है जो कि हुई है ह्यूमन राइट पे, और इसमें बियाना कॉन्फ्रेंस भी आती है। नेक्स्ट सोर्स है जुडिशियल डिसीजन, यानी कि जो न्यायपालिका है उसके जो फैसले या उसके जो डिसीजन हैं वो क्या होते हैं, वो भी एक तरह से सोर्स होते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में। जैसे कि ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है हमारे पास, हालांकि उसका रोल ह्यूमन राइट में लिमिटेड है पर वो है और उसकी एक वैल्यू होती है। इसी के साथ जो रीजनल लेवल पर कोर्ट एस्टेब्लिश किए गए हैं जिसमें कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इसने बहुत से जो मैटर हैं ह्यूमन राइट्स के उनको सक्सेसफुली सॉल्व किया है। और साथ ही इसमें आते हैं म्यूनिसिपल कोर्ट, यानी कि जो अलग अलग देशों के अपने कोर्ट्स हैं उनकी जो जजमेंट है ह्यूमन राइट्स पर वो भी एक तरह की वैल्यू रखती हैं या एक तरह का सोर्स उनको माना जा सकता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का। डिसीजन ऑफ आर्बिट्रल बॉडी, जो आर्बिट्रल बॉडी होती हैं या आर्बिट्रेशन के तहत जो है वो ह्यूमन राइट्स को सेटलमेंट करती हैं, तो उनके डिसीजन जो है उनको भी एक तरह से सोर्स जो है माना जा सकता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का। नेक्स्ट और लास्ट है दोस्तों ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें कि ह्यूमन राइट जर्नल आ सकते हैं, ह्यूमन राइट रिव्यू आ सकते हैं, या फिर रीजनल लेवल पर यूरोपियन लॉ रिव्यू भी हो सकता है। यानी कि एक तरह से जैसे जर्नल प्रकाशित होते हैं या रिव्यू आते हैं या उन जजमेंट जो है उनको दिया गया है उनके बारे में, तो वो भी एक तरह से सोर्स हो जाते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का।
ये जितने भी सोर्सेज मेंशन किए हैं ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, पर ये एग्जॉस्टिव नहीं है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई यही सोर्सेज हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं है। इसके अलावा भी बहुत से सोर्सेज हैं जिनमें कि नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत से इंस्टीट्यूशन हैं जो कि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन या उसकी वॉच के लिए काम कर रहे हैं, वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। किसी तरह का कोई एक्शन जो कि यूनाइटेड नेशन या इसकी बॉडी के द्वारा लिया जाता है ह्यूमन राइट के फील्ड में, तो वो भी उसके अंदर कवर किया जा सकता है। धन्यवाद।